नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे हो जाता है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और वो किस प्रकार डायरेक्टली हार्ट में पैथोलॉजी पैदा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक का मैकेनिज्म क्या है, हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि हार्ट काम क्या करता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ट जो है वो शरीर के सभी हिस्सों तक प्रचुर मात्रा में ब्लड को पहुंचाता है। 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़क करके वो लगभग 5 लीटर ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उसे स्वयं ब्लड की सप्लाई कैसे मिलती है, उसे स्वयं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे मिलता है? दोस्तों, उसकी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो पूरा करती है कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हृदय के सभी हिस्सों तक प्रचुर मात्रा में ब्लड को पहुंचाती हैं। लेकिन ऐसी कौन सी पैथोलॉजी हो जाती है, ऐसी कौन सी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है? तो दोस्तों, जब इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है या वो अंदर से सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कुछ खास हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती है या बहुत कम पहुंचने लगती है। दोस्तों, ये प्रक्रिया होने के बाद वहां की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि उस अवरोध के आगे वाली जो कोशिकाएं हैं, वो मरने लगती हैं और इसी प्रक्रिया को इन्फेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इन्फेक्शन शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हृदय के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कोशिकाओं की जो मरने की अवस्था है उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस व्हिच इज ड्यू टू इनसफिशिएंसी इन द सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन में अवरोध होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से कोशिकाओं के जो मरने की प्रक्रिया है उसी को इन्फेक्शन कहा जाता है। और दोस्तों, इसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अवरोध आखिर उत्पन्न कौन करता है, किसकी वजह से ये अवरोध हो जाता है? तो दोस्तों, ये अवरोध उत्पन्न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिनमें धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है दोस्तों। और कोलेस्ट्रॉल के इकट्ठा होने की वजह से धमनियां अंदर से सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, जब ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो एक प्लाक का निर्माण करता है, एक गुटके का निर्माण करता है जिसको एथेरोमेटस प्लाक कहते हैं। और इसी प्लाक की वजह से जो धमनियां अंदर से सक्रिय हो गई हैं, उनके आगे ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हैम्पर्ड हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इन एथेरोमेटस प्लाक की वजह से धमनियां अंदर से सक्रिय तो हो जाती हैं, उनका रास्ता पतला तो हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लड उधर से निकलता है। आपने ये सुना होगा कि 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 95% ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज का मतलब यही है कि वो जो प्लाक बना है एथेरोमेटस या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है वो कितना हुआ है। अगर वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है दोस्तों। लेकिन रास्ता सकरा होने की वजह से जब धमनियों के अंदर उस रास्ते से ब्लड आगे गुजरता है तो वहां पर उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके नित्य प्रतिदिन के जीवन में ही देखने को मिलता है। जब आप पौधों में पानी डालते हैं पाइप के द्वारा, तो जब आपको दूर तक पानी डालना होता है तो जो पाइप होता है उसके छेद पर आप अपनी उंगली लगा देते हैं, उसके छेद को थोड़ा सा पतला कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पतले छेद से जब पानी निकलता है तो दूर तक जाने लगता है। सिमिलर मैकेनिज्म आपको कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी देखने को मिलता है दोस्तों। सकरा होने की वजह से जब वहां से ब्लड गुजरता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घर्षण ज्यादा होने लगता है। जो दीवारें होती हैं आर्टरीज की, उनमें घर्षण बढ़ जाता है। जो एथेरोमेटस प्लाक हो गया है, जो वहां पर गुटका निर्माण हो गया, उस पर घर्षण ज्यादा होने लगता है दोस्तों। घर्षण ज्यादा होने की वजह से वो रप्चर कर सकती है और रप्चर कर भी जाती है दोस्तों। रप्चर का एक और कारण होता है जो इसके साथ मौजूद हो सकता है, और वो है धमनियों में इलास्टिसिटी का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना। जहां पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वहां पर जो इलास्टिसिटी होती है, जो लचीलापन होता है धमनियों में, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है दोस्तों। धमनियों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उस प्रेशर को सहने के लिए धमनियां लचीली होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जब एथेरोमेटस प्लाक बन जाता है,
तो वो इस लचीलेपन को समाप्त कर देता है, वहां की धमनी पूरी तरीके से हार्ड हो जाती है। और ये भी कारण है जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है और घर्षण की वजह से जो एथ्रोमेटस प्लाक है वो रप्चर कर जाता है दोस्तों। और जब एथ्रोमेटस प्लाक रप्चर करता है, जब फट जाता है, तो वहां पर थक्का बनने की प्रक्रिया होने लगती है। कभी भी कहीं पर भी अगर रप्चर होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो थक्का बनाते हैं दोस्तों। इसकी वजह से धमनियां पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। जो कोरोनरी आर्टरी है जहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है दोस्तों। और बंद होने की वजह से ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाती है, और ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वहां पर कोशिकाएं तुरंत मरने लगती हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि मैकेनिज्म क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरीके से धमनियों को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये अवस्था आ सकती है। तो जो सबसे पहली अवस्था है दोस्तों वो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल या अन्य लिपिड की मात्रा का बढ़ जाना। दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखें तो एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो जब बढ़ जाता है तो धमनियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस का निर्माण कर देता है दोस्तों, जिसकी वजह से धमनियों में सकरापन आता है, ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तब भी यह समस्या आ सकती है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ जाए तब भी यह समस्या आ सकती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तब भी यह समस्या आ सकती है। लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो अगर कम हो जाए तो यह समस्या आने लगती है, और वो कोलेस्ट्रॉल है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दोस्तों इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा कम हो जाती है तो LDL जो इकट्ठा होना शुरू हो गया है वो और ज्यादा होने लगता है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में इकट्ठा नहीं होने देता, और जब ये कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो ये प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत बड़ा होते चला जाता है और धमनियों में जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है दोस्तों, और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो है डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाए उस अवस्था में भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको स्मोकिंग करता है, उस अवस्था में भी दो चीजें होती हैं। उस अवस्था में कोलेस्ट्रॉल जो है वो पूरी तरीके से डिपॉजिट होना भी शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ ये जो है थक्का बनाने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। यानी कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी होने लगेगा, उसके साथ साथ थक्का बनने की प्रक्रिया भी ज्यादा होने लगेगी, और यही कारण है कि एथेरोस्क्लेरोसिस और थक्का बनने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई व्यक्ति आराम तलब जीवन जी रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बैठ करके काम कर रहा है, उस अवस्था में भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये निश्चित तौर पर हमें हार्ट अटैक के खतरे से बिल्कुल और बिल्कुल बचाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर अगले फैक्टर्स की बात करें तो वो है हाइपरटेंशन, यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उस अवस्था में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मैकेनिकल इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो जो धमनियों की दीवारें होती हैं उस पर रगड़ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, और इंजरी होने की वजह से वहां पर थक्के का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर थ्रोम्बोसिस धमनियों में हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज में हो जाएगा, तो पूरी तरीके से ब्लड के प्रवाह को रोक सकता है। उस अवरोध के आगे ब्लड नहीं जाएगा और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, निश्चित तौर पर वो भी हृदय रोग को आमंत्रण देता है। अगर हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो धमनियों को सकरा करते हैं, उनमें संकुचन पैदा करते हैं दोस्तों। अगर एक तरफ एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया जिससे ऑलरेडी धमनियां अंदर से सक्रिय हो गई हैं, और उसके साथ साथ अगर ये स्ट्रेस अगर हमारे धमनियों को और ज्यादा संकुचित कर दे तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से रुक सकती है दोस्तों। ये जो भी फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्टर्स
कलेक्टिवली एक साथ हमला करते हैं। यानी कि अगर हम फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ चल रहे हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम ऐसा भोजन, ऐसा आहार ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि एथ्रोमिटस डाइट, एक ऐसी डाइट जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ा सकती है। यानी कि हम ट्रांस फैट ले रहे हैं, तेल मसाला, पूड़ी पराठा, टिक्किया चाट, फुल्की, जो फास्ट फूड है, जो बेकरी के आइटम्स हैं, पेस्ट्री, पेटीज, समोसा, ये सारी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, हम शुगर के मरीज भी होंगे और इसकी वजह से आगे जाकर के निश्चित तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है दोस्तों। और अगर एक बार एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगा, अगर वो बढ़ता चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर भविष्य में हमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस रिस्क फैक्टर के वीडियो में आपने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने ये जान लिया है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं और क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी जो है उसको हटाएं अपने जीवन से, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह का आहार लेते हैं जो आपके फैट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, तो उसको तुरंत बंद करें। आप सादा आहार लें और जो बाहर का भोजन, जो फास्ट फूड, जो पेटीज, पिज्जा, बिस्किट्स, डिब्बा बंद खाना या बहुत ज्यादा मांस मछली अगर आप खाते हैं, इन चीजों को आपको पूरी तरीके से बंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी ऐसा लाइफ जिए जिसमें तनाव कम से कम हो। और अगर आप लेते भी हैं तो पॉजिटिव स्ट्रेस लें, सकारात्मक तनाव लें जो आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन चीजों का ध्यान देते हैं, अगर आपको शुगर है, अगर आप शुगर के लेवल को कंट्रोल रखते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हार्ट अटैक से बिल्कुल पूरी तरीके से बच सकते हैं। तो इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपकी धमनियां सक्रिय हो गई हैं, अगर उसमें 60, 70, 80% ब्लॉकेज हो गया है, तो जो चौथी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है वो है होम्योपैथिक औषधियों का इस्तेमाल। अगर आप कुछ होम्योपैथिक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं चिकित्सीय सलाह के साथ, तो निश्चित तौर पर जो धमनियां सक्रिय हो गई हैं उनको ये दवाएं निश्चित तौर पर कम कर सकती हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम यही जानेंगे कौन कौन सी औषधियां धमनियों के सक्रियपन को कम करती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले कि हार्ट अटैक के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं ताकि वो उससे बच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।